नमस्कार। हम एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर सीसीएसयू में कंपनी विधि को देख रहे हैं और कंपनी विधि के अंतर्गत आज हम प्रश्न संख्या 2 को समझेंगे। प्रश्न 2 है, कंपनी समामेलन यानी कि आवरण समामेलन आवरण आवरण पर्दे को उठाने से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में कंपनी के आवरण को उठाया जा सकता है? What do you mean by lifting the veil of incorporation of a company? Under what circumstances the veil of incorporation of a company is lifted? उत्तर की तरफ हम बढ़ेंगे, यहाँ से हमारा उत्तर शुरू हो जाएगा। कंपनी समामेलन आवरण यानी कि पर्दे को उठाने का अर्थ है कि एक तो इस सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली इसमें बात है कि कंपनी का अपने सदस्यों से एक अलग अस्तित्व है। अतः कंपनी के कार्यों के लिए कंपनी के सदस्यों को दायी नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह कंपनी और उसके सदस्यों के बीच एक आवरण या पर्दा है। साधारणतः कंपनी का या कंपनी प्राधिकरण पर्दे के पीछे नहीं देखेगा, अर्थात यह नहीं जांच करेगा कि कंपनी का नियंत्रण वास्तव में किन व्यक्तियों के पास है, परंतु प्रस्तक पृथक अस्तित्व की अवधारणा से कंपनी के सदस्यों या निदेशकों को करों की चोरी करने, लोगों को धोखा देने, अवैधानिक या अनुचित कार्य करने के लिए ये दुरुपयोग की आज्ञा नहीं दी जा सकती। ऐसी दशा में न्यायालय या कंपनी प्राधिकरण कंपनी के आवरण को हटाकर यह जांच कर सकता है कि वास्तव में दोषी व्यक्ति कौन है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। इसे ही कंपनी का आवरण या पर्दा उठाना कहते हैं। देखिए, किन परिस्थितियों में कंपनी का आवरण यानी कि पर्दा उठाया जा सकता है, उनको भी हम देख लेंगे। देखिए, कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें कंपनी के आवरण को हटाया जा सकता है, जिन्हें आमतौर से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों। नंबर एक इसमें आता है न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत। नंबर दो है स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत। अब हम बात कर लें न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत कौन सी दशा है जिसमें कंपनी के आवरण को हटाया जा सकता है। इसके अंतर्गत देखें, जब न्यायिक निर्णय होते हैं तब मीन्स अंडर जुडिशियल डिसीजंस, उस कंडीशन में कब कब कंपनी के आवरण को हटाया जा सकता है। देखिए, एक तो बात है कि सरकारी राजस्व यानी कि करों की चोरी रोकने के लिए न्यायालयों ने कंपनी आवरण को करों की चोरी रोकने के लिए हटाया है। सर दिनशा मानेक जी पेटिट ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1923-27 बम्बई 371 में करदाता ब्याज और लाभांश की अपनी आय पर अपने अधिकर के दायित्वों को अत्यधिक कम करना चाहता था। उसने चार निजी कंपनियां बनाई और अपने निवेश इन चारों निजी कंपनियों को हस्तांतरित कर दिए। इन कंपनियों ने ब्याज और लाभांश प्राप्त किया। करदाता द्वारा इन कंपनियों से ऋण लेता रहता था। करदाता जो था वह इन कंपनियों से ऋण लेता रहता था और उसका कर दायित्व अत्यधिक कम हो गया। निर्णय दिया गया कि करदाता ने कंपनियों का निर्माण केवल करों को बचाने के लिए किया था और कंपनियां करदाता से अलग नहीं थीं। कंपनियां कोई व्यापार नहीं करती थीं, परंतु केवल कानूनी संस्था के रूप में स्थापित की गई थी। ब्याज और लाभांश प्राप्त करके कल्पित ऋण के रूप में करदाता से को देने के लिए जो कभी वापस ही नहीं लौटाए जाते थे। इसमें शांतनु राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1988
38ELT डेल में आपके डंकन एओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के व्यक्तिगत निर्देशकों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने कपट के द्वारा उत्पाद शुल्क की कथित चोरी को रोकने का कारण बताओ सूचना जारी की, नोटिस जारी कर दिया। निदेशकों द्वारा इसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह कर दायित्व कंपनी का था, उसका नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने कर के दायित्व का निर्धारण करने के लिए कंपनी के आवरण को हटाया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी निदेशक जो कपट का दोषी है या अप्रत्यय यानी कि टॉर्ट का करता है, वह व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। कपट या अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए देखिए, यदि कंपनी ने पृथक अस्तित्व का दुरुपयोग लोगों को धोखा देने या वैधानिक दायित्व से बचने के लिए किया है, तो न्यायालय या कंपनी प्राधिकरण कंपनी के आवरण को हटाकर दोषी व्यक्तियों को दंडित कर सकता है। इसमें एक वाद है। गिलफोर्ड मोटर कंपनी बनाम हॉर्ने 1913 1CH 935 में हॉर्ने को गिलफोर्ड मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। सेवा अनुबंध में यह शर्त लगा दी गई थी कि वह कंपनी के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। हॉर्ने ने एक कंपनी बनाई जिसने गिलफोर्ड मोटर कंपनी के ग्राहक को पटाना आरंभ कर दिया। निर्णय दिया गया कि कंपनी एक पर्दा या धोखा थी। हॉर्न को सेवा अनुबंध का उल्लंघन करके उसके ग्राहकों को पटाने के लिए न्यायालय ने कंपनी के आवरण को हटाकर हॉर्न और उसकी कंपनी को गिलफोर्ड मोटर कंपनी के ग्राहकों को पटाने से रोक दिया। जॉन बनाम लिपमैन 1962 AID E342 में लिपमैन जॉन को अपनी जमीन बेचने के लिए सहमत हो गया। बाद में उसने अपना निर्णय बदल दिया। अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन को रोकने के लिए लिपमैन ने इसी उद्देश्य से एक कंपनी बनाई और उसे जमीन बेच दी। कंपनी में केवल लिपमैन और उसके वकील का लिपिक सदस्य थे। जॉन ने लिपमैन के विरुद्ध विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा कर दिया। न्यायालय ने परिस्थितियों की वास्तविकता के कारण अर्थात लिपमैन कंपनी के आवरण का दुरुपयोग अपने दायित्व से बचने के लिए कर रहा था। न्यायालय को जो हस्तांतरण को अस्वीकार करते हुए लिपमैन और उसकी कंपनी के विरुद्ध विशिष्ट निष्पादन के आदेश दे दिए गए। तीसरा पॉइंट आता है, न्यायालय कब कर सकता है आवरण को हटा सकता है। इसमें तीसरा पॉइंट है, कंपनी के शत्रु चरित्र का निर्धारण करने के लिए, टू डिटरमाइन एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखिए, जब कंपनी का प्रबंध उन व्यक्तियों के हाथ में हो जो शत्रु देश के में रह रहे हों, तो माननीय न्यायालय या कंपनी अधिकरण कंपनी के आवरण को हटा सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का शत्रु चरित्र हो गया। ऐसे मामलों में शत्रुओं को समामेलन के आवरण की आड़ में व्यवसाय करने देना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा। इसमें एक वाद है, डायमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर और रबड़ कंपनी लिमिटेड 1916 2A307। इसमें एक कंपनी का निर्माण इंग्लैंड में जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित टायर बेचने के लिए किया गया। जर्मन कंपनी के पास इंग्लिश कंपनी के अंशों का बहुमत था और इसके सभी निदेशक जर्मन थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लिश कंपनी ने एक ऋणी के विरुद्ध व्यावसायिक ऋण की वसूली के लिए दावा कर दिया। ऋणी ने न्यायालय से प्रार्थना की कि कंपनी को ऋण वसूल करने से रोका जाए। क्यों? क्योंकि कंपनी एक दुश्मन थी, क्योंकि इसका नियंत्रण जर्मन निवासियों के हाथ में था। न्यायालय ने कंपनी के ऋण वसूल करने की आज्ञा नहीं दी। न्यायालय ने टिप्पणी की
क्या टिप्पणी की न्यायालय ने कि एक कंपनी प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, मस्तिष्क या अंतर चेतना के साथ यह निष्ठावान या गैर निष्ठावान नहीं हो सकती। न तो ये मित्र हो सकती है, न ही किसी की दुश्मन, परंतु इसका चरित्र दुश्मन हो सकता है जब वे व्यक्ति जिनका कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण है एक दुश्मन देश में रह रहे हैं या जहां भी दुश्मनों के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है कल्याणकारी अधिनियमों से बचना। टू अवॉइड फ्रॉम वेलफेयर लेजिस्लेशन। देखिए, न्यायालय या कंपनी अधिकरण कंपनी का आवरण हटा सकता है यदि इसे लगे कि कंपनी आवरण का दुरुपयोग कल्याणकारी अधिनियम से बचने के लिए कर रही है। इसमें एक वाद है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड 1986 59 कंपनी केस 134 SC। इसमें यह पाया गया कि नई कंपनी बनाने का अकेला उद्देश्य वर्कमैन को बोनस के भुगतान के दायित्व को कम करने के लिए था। पांचवा पॉइंट है न्यायालय की मानहानि का निर्धारण करने के लिए अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। टू डिटरमाइन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें जहां कंपनी के आवरण का दुरुपयोग न्यायालय या कंपनी के अधिकरण की मानहानि से बचने के लिए किया जा रहा है वहां न्यायालय या कंपनी प्राधिकरण कंपनी के आवरण को हटा सकता है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। इसमें एक वाद है ज्योति लिमिटेड कमलजोत भसीन 1987 62 कंपनी के 626 दिल्ली। इसमें प्रतिवादियों ने 2 मंजिले बेचने की सहमति दी किंतु बाद में ऐसा करने से मना कर दिया। प्रतिवादियों द्वारा मंजिलें बेचने से रोक दिया। प्रतिवादियों ने केवल 2 सदस्यों के साथ एक निजी कंपनी बनाई। उसमें से एक कंपनी का अध्यक्ष और दूसरा प्रबंध निदेशक बन गया। प्रतिवादियों ने मंजिलें निजी कंपनी को हस्तांतरित कर दी। निजी कंपनी ने न्यायालय द्वारा निषेध आज्ञा के बावजूद मंजिलें बेच दी। प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि मंजिलें निजी कंपनी ने बेच दी न कि उन्होंने यानी कि प्रतिवादियों ने। माननीय न्यायालय ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया और निर्णय दिया कि इसकी निषेध आज्ञा का उल्लंघन वास्तव में प्रतिवादियों ने किया है जो उसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक थे। देखिए, कल्याणकारी अधिनियम से बचना मैं आपको बता चुका हूं और ये न्यायालय का भी इसमें बता चुका हूं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर 6 पॉइंट की कंपनी की तकनीकी सक्षमता का निर्धारण करने के लिए कंपनी की तकनीकी जो सक्षमता है उसका निर्धारण करने के लिए टू डिटरमाइन टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी। देखिए, इसमें जिस प्रकार कंपनी का दुश्मन चरित्र निर्धारण करने के लिए कंपनी के आवरण को हटाया जा सकता है ठीक उसी प्रकार से कंपनी की तकनीकी सक्षमता को तय करने के लिए घोषणा के लिए न्यायालय या कंपनी प्राधिकरण कंपनी के आवरण को हटा सकता है। न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 कंपनी LT 100 SC 1927 27 CLA 56 5C में न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड की निविदा यानी कि टेंडर टेलीकम्युनिकेशन विभाग टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद ने इस आधार पर रद्द कर दिया कि वादी के पास आवश्यक तकनीकी क्षमता नहीं थी। वादी कंपनी विख्यात विदेशी सहयोगकर्ता कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी यानी कि जॉइंट वेंचर कंपनी थी। कंपनी की दलील थी कि बेशक भारतीय कंपनी के पास आवश्यक तकनीकी सक्षमता नहीं थी परंतु उसके विदेशी सहयोगी संयुक्त उपक्रम कंपनी के पास आवश्यक तकनीकी सक्षमता थी। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका रद्द कर दी। अपील दायर करने पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया
कि कंपनी की तकनीकी सक्षमता का निर्धारण करने के लिए कंपनी के आवरण को हटाया जा सकता है। इसकी सहयोगी कंपनी की तकनीक सक्षमता पर विचार किया जाएगा, क्योंकि सहयोगी कंपनी के पास आवश्यक तकनीकी सक्षमता थी। प्रतिवादी संख्या 4, प्रतिवादी फर्म की निविदा को स्वीकार करना अनुचित और अविवेकपूर्ण था। अब हम आते हैं बी पॉइंट पर। दूसरा क्या तरीका है जब पर्दे को हटाया जा सकता है? एक तो हमने माननीय न्यायालय क्या देख लिया, दूसरा है स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अंडर एक्सप्रेस स्टेटरी प्रोविजन। देखिए, कंपनी अधिनियम ने भी कुछ स्पष्ट प्रावधानों की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत कंपनी का आवरण हटाया जाता है। इसमें पॉइंट्स देखते चलेंगे। एक तो है कंपनी के नाम का गलत वर्णन करना। ऑन मिस डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेम ऑफ कंपनी। यदि कंपनी के निदेशक या अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति जो कोई अनुबंध या कार्य करता है तथा हस्ताक्षर के स्थान पर कंपनी का नाम व पता न लिखकर मात्र स्वयं के हस्ताक्षर कर देता है, तो वह अनुबंध या कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए समझें, यदि कंपनी का अधिकारी विपत्र पर हस्ताक्षर करता है, यह उल्लेख किए बगैर कि वह कंपनी के लिए यानी कि कंपनी की तरफ से हस्ताक्षर कर रहा है, तो वह इस विषय की इस विपत्र की राशि का भुगतान व्यक्तिगत रूप से करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि उसका भुगतान पहले ही कंपनी द्वारा न कर दिया गया हो। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। कपट द्वारा जमा स्वीकार करने और वापस न करने पर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड एंड नॉट रिपेइंग द डिपॉजिट्स। इसके लिए धारा 74, 75 और 447 दी गई हैं। 74, 75 और 447, 74, 75, 447। यदि एक कंपनी जमा या उसका कोई भाग या उस पर देय ब्याज का भुगतान देय तिथि को अथवा प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई गई अवधि में वापस करने में असफल रहती है, तो जुर्माने द्वारा दंडित की जाएगी। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि जमा कपट द्वारा स्वीकार किया गया या कपटपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया था, तो जुर्माना जो 1 करोड़ रुपए से कम ना होगा और जो 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है, और प्रत्येक दोषी अधिकारी सजा पाने का दोषी होगा, जो 7 वर्ष तक की या जुर्माने के साथ जो 25 लाख रुपए से कम नहीं होगी और 2 करोड़ रुपए तक जा सकती है, अथवा ये दोनों उसको हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोषी अधिकारी धारा 447 के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना और दायित्व का किसी सीमा के बगैर व्यक्तिगत रूप से जमाकर्ताओं को हुई हानि को पूरा करने के लिए दायी होगा। थर्ड पॉइंट आता है क्रय विवरण में मिथ्या प्रस्तुति होने पर, झूठ बोल देना। इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशंस इन प्रोस्पेक्टस। इसके लिए दी गई हैं धारा 35 और 447, 35 एंड 447। यदि यह सिद्ध हो जाए कि क्रय विवरण प्रार्थियों को धोखा देने के उद्देश्य या किसी कपटपूर्ण उद्देश्य के लिए जारी किया गया था, तो प्रत्येक व्यक्ति जो क्रय विवरण जारी करने के समय कंपनी का निदेशक था या जिसने निदेशक बनने के लिए सहमति दी थी, या वह कंपनी का प्रवर्तक था या जिसने क्रय विवरण जारी करने की सहमति दी थी, धारा 26 उपधारा 5 में संदर्भित विशेषज्ञ था, दायित्व की किसी सीमा के बगैर व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति द्वारा उठाई गई हानि की पूर्ति के लिए दायी होगा, जिसने उस क्रय विवरण के आधार पर प्रतिभूतियों के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। चौथा पॉइंट है इसका, कंपनी के स्वामित्व की जांच करने की दशा में। स्वामित्व किसके हाथ? इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ ए
कंपनी। इसके लिए दी गई है धारा 216 216। यदि केंद्र सरकार किसी कंपनी के स्वामित्व की जांच करना आवश्यक समझे तो यह एक या अधिक निरीक्षकों को कंपनी और उसकी सदस्यता की जांच करने व रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वास्तविक व्यक्तियों को निर्धारित करने के लिए कि एक तो बात है कि कंपनी की वास्तविक या दृश्यमान सफलता या असफलता में वित्तीय रूप से हित रखते हैं या रख चुके हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, जो कंपनी का नियंत्रण करने या उसकी नीतियों को प्रभावित करने में समर्थ हैं या रह चुके हैं। इस उद्देश्य के लिए निरीक्षक कंपनी का आवरण हटाकर स्वामित्व की वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट है सूत्रधारी और सहायक कंपनियां, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। इसमें धारा दे रखी है 2, उपधारा 46 और उपधारा 87। देखिए, सूत्रधारी कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी का एक या अधिक कंपनियों के संबंध में आशय ऐसी कंपनी से है जिसका उन कंपनियों की 50% से अधिक अंश पूंजी पर अधिकार है या उनके निदेशक मंडल के गठन पर अधिकार है। ऐसी दशा में पहली कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी और बाद वाली कंपनी सहायक कंपनी। कानूनी रूप से ये दो कंपनियां पृथक अस्तित्व रखती हैं। इसमें एक वाद है, एवियो एवेल अर्बन आर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाम साउथ वेल्स ट्रैफिक एरिया लाइसेंसिंग अथॉरिटी 1951 टू केबी 60 केबी 60 केबी 366। इसको देख लीजिए। इसमें निर्णय दिया गया कि 100% सहायक कंपनी बी पृथक संस्था है। इसकी सूत्रधार कंपनी इसके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इसी प्रकार से एक सूत्रधारी कंपनी अपने सहायक कंपनी के अधिकारों को लागू नहीं करा सकती। एक बात इसमें, वेल बनाम लीवर ब्रदर्स लिमिटेड 1932 टू AC 161। आगे देखते हैं। परंतु न्यायालय या प्राधिकरण कंपनी के आवरण को हटा सकता है। सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के बीच ये जानने के लिए कि वास्तव में कौन कौन से व्यक्ति कंपनियों का नियंत्रण कर रहे हैं। अतः कुछ मामलों में कानून सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी को स्वतंत्र या पृथक संस्था न माने। उदाहरण के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार जहां एक कंपनी की एक या अधिक सहायक कंपनियां हैं, उसे अपने वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अपना और सभी सहायक कंपनियों का समेकित विवरण बताना होगा और वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी में अपने हित के विवरण को निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न करना होगा ताकि उनका पृथक अस्तित्व स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो सके। अब हमारे पास में है पॉइंट नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या कहता है। देखिए, प्रार्थना राशि वापस लौटाने में चूक अगर होती है तो उसमें फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, यदि विवरण जारी करने के 30 दिन के अंदर, ये जब होते हैं जब शेयर या डिवेंचर इश्यूज करते हो, 30 दिन के अंदर या सेबी द्वारा बढ़ाई गई अवधि में न्यूनतम अभिदान के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त न हो और प्रार्थना राशि प्राप्त न हो तो कंपनी को प्राप्त राशि निर्धारित समय में निर्धारित तरीके से वापस कर देनी चाहिए। इसमें चूक होने पर कंपनी तथा प्रत्येक अधिकारी जो दोषी है प्रत्येक भूल के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माने का भागी होगा। कब तक? जब तक भूल जारी रहती है, या 1 लाख रुपए जो भी कम हो वो देने होंगे।
ऐसी दशा में न्यायालय या प्राधिकरण कंपनी का आवरण हटाकर दोषी अधिकारियों की पहचान कर सकता है। ये अधिकारी पृथक अस्तित्व की आड़ में अपने व्यक्तिगत दायित्व से नहीं बच सकते। 7 पॉइंट है इसका कि प्रार्थना राशि को अलग बैंक खाते में रखने में भूल करने पर या उसके गलत प्रयोग पर, फेलियर टू कीप द एप्लीकेशन मनी in a separate bank account or not utilizing the same for specified purpose। इसके लिए धारा यानी कि सेक्शन 40 दे रखा है। तो कंपनी द्वारा प्राप्त प्रार्थना राशि अंशों के आवंटन न होने तक अलग बैंक खाते में रखना व निर्दिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग करना अनिवार्य है। इसमें भूल होने पर प्रत्येक दोषी अधिकारी को 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा और जो 3 लाख रुपए तक हो सकता है, यह दोनों दिए जा सकते हैं। ऐसी दशा में न्यायालय पृथक अस्तित्व को अस्वीकार करके दोषी अधिकारियों को दंडित कर सकता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 8 को, इसका अंतिम पॉइंट है ये। देखिए, कंपनी के साथ कपट या कुप्रबंध की जांच की दशा में फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ ए कंपनी इन केस ऑफ फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट, सेक्शन 210 और 212 धारा 210 और धारा 212 इसमें दी गई, उनके आधार पर। देखिए, केंद्र सरकार रजिस्ट्रार या धारा 208 के अंतर्गत निरीक्षक की रिपोर्ट या कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करने पर या सार्वजनिक हित में कंपनी के मामलों की जांच का आदेश दे सकती है। अब हम निष्कर्ष रूप में समझ लेते हैं कि संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से दोषी व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कंपनी के आवरण को हटाया जा सकता है और उन्हें सजा दी जा सकती है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आपको कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।